लुकमान आईएएस के एनसीईआरटी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, विगत 2 क्लास में हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में पढ़ा, पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में पढ़ा। उसी सीरीज में अगला आज हम लोग देखेंगे वाटर इन एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में जो जल होता है। वायुमंडल की जिक्र हम लोगों ने कल किया था, और ये जो है हमारा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी की 11वीं क्लास की 11वां चैप्टर है ये, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, वायुमंडल में जल। तो हम देखते हैं, जो हम लोग वायुमंडल की जो बात हम लोगों ने किया था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वायुमंडल में क्या है, गैस है, जलवाष्प है और सूक्ष्म कण है। मुख्यतः ये 3 चीज़ों से हमारा वायुमंडल बना हुआ है। उसी तरह से जब हम देखेंगे ये वाटर जो है वो वायुमंडल में किस तरह से पूरी तरह से संचरण होता है, अर्थात जो एक हम लोग का जो लाइफ है, हम जानते हैं कि जो हम लोगों की ज़िंदगी है वो पूरी तरह से वाटर से संबंधित है, जल से संबंधित है, और जल ही जीवन है, ये बात भी कहा जाता है। तो वायुमंडल में जल का संचरण जो होता है उसके तरीके हैं वाष्पीकरण और संघनन। ओस और तुषार, हम देखते हैं ओस और तुषार, जो वायुमंडल में जल का संचरण, वाष्पीकरण और संघनन, ओस तुषार, ये सब रूप आपको वायुमंडल में जल के मिलेंगे, और इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चौथा अध्ययन हम लोग करेंगे कोहरा। कोहरा किसको कहते हैं? जब आप देखते हैं ठंड के मौसम में कोहरा पड़ जाता है, तो ये कोहरा बनता कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी तरह हम लोग जानेंगे बादल कैसे बनते हैं, क्योंकि ये भी वायुमंडल में जो जल है उसी का एक रूप है। उसी तरह हम देखेंगे वर्षण, वर्षण किस प्रकार से होता है, और उसी तरह से देखेंगे वर्षा के प्रकार, टाइप ऑफ रेनफॉल्स। तो ये आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो उसमें मुख्यतः हम लोग करेंगे वायुमंडल में जल का संचरण, यानी वायुमंडल में जल किस तरह से संचारित होता है, वाष्पीकरण और संघनन, ओस किसको कहते हैं, तुषार किसको कहते हैं, मीन्स ड्यू और फ्रॉस्ट इंग्लिश में इसको बोलते हैं, कोहरा फॉग जिसको हम लोग कहते हैं, बादल, उसके बाद देखेंगे वर्षण प्रिसिपिटेशन, और फिर वर्षा के प्रकार। तो इसका अध्ययन आज हम लोग इस कक्षा में करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और देखते हैं वायुमंडल में जल का संचरण। जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो जल है वो किस तरह से संचरित होता है, चाहे वो बर्फ के रूप में हो, या जलवाष्प के रूप में हो, नदी के रूप में हो, तालाब के रूप में हो, या सागर के रूप में हो। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके जो वाष्प, इसका जो संचरण का माध्यम है, वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, वर्षण, फिर अपवाह। तो अगर हम देखेंगे तो देखिए कि वाष्पीकरण होता है, यानी कहीं भी झील, तालाब, नदी या समुद्र में पानी है तो वो वाष्प बन के ऊपर आसमान में जाता है। ऊपर आसमान में जाने के बाद, जैसा कि हम लोगों ने बताया, कल चर्चा किया था कि जो ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है, वहां अत्यधिक ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद वो क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है, और संघनित होकर वो जल के बूंदों में बन जाता है। और जब जल के बूंदों में बनता है तो फिर वर्षण होता है, यानी संघनन के बाद फिर वर्षण होता है, और फिर वर्षण जो होता है वो बारिश के रूप में धरती पे गिरता है। और जब हम देखते हैं धरती पे गिरता है तो फिर क्या होता है, वो नदी नाले में बह के चला जाता है। तो इस तरह जो नदी नाले में बहता है उसको अपवाह बोलते हैं। तो अगर हम देखें कि बादल में जो संघरित होता है जल, वो पृथ्वी पर अगर मान लिया अगर वाष्पीकरण ना हो और जो बादल में जल मौजूद है उसको अगर हम देखें तो एक सप्ताह ही वो पृथ्वी पे काम कर सकता है, यानी पृथ्वी पर 1 सप्ताह ही वो बारिश कर सकता है। अगर वर्षा ना हो उसके बाद वो बारिश नहीं कर सकता है। इसीलिए वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, अपवाह, ये एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। और इस प्रकार का जो होता है इसको हम लोग कहते हैं जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल
यानी इसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। जो हमने बताया कि वायुमंडल में जो जल का संचरण होता है एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। आगे हम लोग इसको देखेंगे किस प्रकार का ये होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल या जिसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। अब देखिए जल चक्र होता कैसे है, ये देखिए जल चक्र होता कैसे है। जैसे कि हमने बताया इवोपरेशन, सागर में क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण, उसके बाद जाके ये कंडेंसेशन होता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं संघनन। संघनन, और ये संघनन अगर मान लिया कंडेंसेशन और संघनन विंड ना हो, हवा ना हो, तो ये फिर इसका संचारण नहीं होगा, फिर वहीं का वहीं वो बारिश कर देगा। तो ये विंड क्या करता है, इसको यहां से जो ये संघनित इसको यहां ले जाता है और फिर जाके यहां फिर ये वर्षण होता है। वर्षण जिसको प्रिसिपिटेशन कहते हैं, और वर्षा जिसको हम लोग रेन बोलते हैं। क्या आप लोगों को पता है वर्षण और वर्षा में क्या फर्क है, क्या अंतर है? देखिए वर्षण जो होता है वो कोई भी रूप हो सकता है, यानी हिमखंड के रूप में भी हिमपात के रूप में भी हो सकता है, आपको ओलावृष्टि के रूप में भी हो सकता है, सहिम वर्षा भी हो सकता है, यानी कई प्रकार है। तो इस प्रकार के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इन सब को मिला करके जो होता है उसको प्रिसिपिटेशन कहा जाता है, यानी ओलावृष्टि भी हो सकता है, सहिम वर्षा भी हो सकता है, और रेन जो होता है, वर्षा जो होता है, उसमें केवल जल की बूंदें होती हैं। अर्थात यदि कोई जलवाष्प या जल का बूंद ठोस के रूप में गिरता है तो वो हिमपात कहलाता है या फिर ओलावृष्टि होता है, और तरल रूप में जो गिरेगा उसको हम लोग वर्षा कहेंगे। तो ये फर्क होता है वर्षा और वर्षण में। अब देखिए यहाँ वर्षा हुआ, यहाँ मान लिया देख रहे हैं पहाड़ी पे हिमपात हो रहा है, यहाँ वर्षा हो रहा है, और ये वर्षा जो है ये रन ऑफ, ये फिर वो नीचे आके फिर से वो समुद्र में मिल रहा है। तो ये जो मिल रहा है यहाँ पे, तो इस प्रकार का जो ये रन ऑफ है इसी को अपवाह बोलते हैं हम लोग, अपवाह। तो अब यहां से इवोपरेशन हुआ, यहां कंडेंसेशन हुआ, यहां वर्षण हुआ, और फिर यहां से अपवाह हुआ। तो इस तरह से एक ये साइकिल चल रहा है, और इस साइकिल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र कहते हैं हिंदी में। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये सारी प्रक्रियाएं होती कैसे हैं। जलवाष्प, तो जैसा कि हमने बताया इवोपरेशन जो होता है वो जलवाष्प बनता है और फिर वायुमंडल में जाता है। तो जलवाष्प के बारे में हम लोग बात करें तो जलवाष्प जो है, कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि 0 से 4% तक होता है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा। तो जलवाष्प वायुमंडल में अत्यधिक परिवर्तनीयशील अवयव है। जैसा कि हमने बताया था कि वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल गैस है, इसका अनुपात वायुमंडल में 0 से 4%, जिसकी जिक्र हम लोगों ने कल की थी। वायु में जल जो, अगर हम देखते हैं वायुमंडल में जो जल रहता है या जलवाष्प में जो रहता है जल मिलता है, वो तीनों रूप में आपको मिल सकता है। अर्थात ठोस जो हिमकण के रूप में रहता है, तरल पानी की बूंदों में, और गैस जलवाष्प के रूप में। यानी अगर हम वायुमंडल में देखें तो वायुमंडल में आपको जल के तीनों रूप मिलेंगे, हिमकण के रूप में भी मिलेगा, पानी के बूंद भी मिलेगा, और जलवाष्प के रूप में भी मिलेगा। जल, अगर हम जल का देखें तो जल के क्या गुण होते हैं, तो जल को हम लोग देखें तो ये स्वादहीन, रंगहीन और पारदर्शी होता है, और इसी प्रकार के इस गैस को हम लोग जलवाष्प कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे। वाष्पीकरण, तो जलवाष्प की चर्चा की, तो ये जलवाष्प कैसे जाता है, तो वाष्पीकरण होता है। जैसे अभी हम लोगों ने जल चक्र की बात की थी, तो जल चक्र की बात हम लोग देखें तो ये वाष्पीकरण है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है जिसमें जल तरल अथवा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है।
यानी वैसी अवस्था जिसमें जल तरल यानी लिक्विड है, उससे वो गैस बन जाता है। यानी जल द्वारा तरल अवस्था, जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं, वो क्या है, तरल अवस्था है, लेकिन वो गैसीय अवस्था में जैसे ही परिवर्तित होता है तो उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया औसांक बिंदु को छोड़ करके सभी जगहों पे, हर समय और सभी तापमान पर होता है। ये जो है सभी तापमान पे आपको होता है। वाष्पीकरण का दर, अगर हम देखें कि ये जो वाष्पीकरण है इसका रेट वेरियस जगह यानी कई जगह डिफरेंट तरीके से होता है, तो उसके लिए कई कारक हैं जो जिम्मेदार हैं। उस कारकों को हम लोग देखें। तो उनमें जो प्रमुख कारक है उसकी चर्चा हम लोग करें। जल की उपलब्धता नंबर 1, नंबर 2 तापमान, नंबर 3 वायु की नमी, नंबर 4 पवन, नंबर 5 बादलों का आवरण। तो ये आपका है कि जैसे जल की उपलब्धता, अगर जहां जल की उपलब्धता ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगी। जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा। उसी तरह जिस वायु में ज्यादा नमी होगी वहां वाष्पीकरण कम होगा। उसी तरह पवन, यानी जहां तेज ज्यादा पवन चलेगी तो वहां भी वाष्पीकरण ज्यादा होगा। उसी तरह क्लाउड कवर है, अगर बादल लगा हो तो जहां बादल लगा होगा वहां वाष्पीकरण फिर कम होगा। तो ये सब कारक है। अब इस सब कारकों पे, इन कारकों पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जल की उपलब्धता, जैसे कि हमने बताया जल जहां ज्यादा उपलब्ध होगा वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो महाद्वीपों की तुलना में महासागरों में वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। अब हम लोग जानते हैं जो लैंड है उसमें पानी के सोर्सेस उतनी नहीं है जितने महासागर में है। महासागर में पानी ही पानी है। तो ज्यादातर जो वर्षा होता है वो आप देखेंगे महासागर में होता है। तो हम लोग आगे हम देखेंगे जो वैश्विक वर्षा का वितरण है वो भी देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग इस पे चर्चा करें। तो जल की उपलब्धता, यानी जहां ज्यादा जल होगा वहां आपको वाष्पीकरण अत्यधिक होगा। उसी तरह तापमान, कि हम जानते हैं कि ठंडी वायु की तुलना में गर्म वायु अधिक नमी धारण करता है। तो जैसे कि तापमान ज्यादा होगा वाष्पीकरण ज्यादा होगा और वो नमी ज्यादा धारण करेगी। यही कारण है कि आप देखते हैं कि सर्दी के मौसम में जब हम कपड़ा या कोई चीज सुखाते हैं बाहर तो वो देर से सूखता है और गर्मी में तुरंत सूख जाता है। तो इसका जो सूखने का कारण है वो ये है कि सर्दी में तापमान कम होता है तो वाष्पीकरण कम होता है, गर्मी में तापमान ज्यादा होता है वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो इसका मतलब है कि तापमान जो है ये आपको एक फैक्टर है, वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। दूसरा हम लोग देखें, तीसरा वायु में नमी, यानी यदि हवा की सापेक्ष आर्द्रता अधिक है तो वो नमी ग्रहण करता है। वहीं दूसरी ओर अगर उसमें आर्द्रता कम है यानी उसमें नमी कम है तो वो अधिक नमी नहीं धारण करेगा। जैसे कि वाष्पीकरण की दर को ये नियंत्रित करता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचें कि जब हम मई जून में कपड़ा सुखाते हैं, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल बताया गर्मी में, तो उस वक्त क्या होता है, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं आर्द्रता, नमी जो है वो कम होती है क्योंकि काफी शुष्क होता है। तो उस वक्त कपड़ा आपका जल्द सूख जाता है। लेकिन ठीक उतना ही टेम्परेचर, उतना ही गर्मी होता है। लेकिन जब बरसात आ जाता है, जुलाई आ जाता है, अगस्त आ जाता है, तब अगर हम अपने कोर्टयार्ड में कहीं भी कपड़े को सुखाने के लिए देते हैं तो वो जल्दी नहीं सूखता है मई जून के मुकाबले में। तो इसका मेन वजह यह है कि इसमें आर्द्रता ज्यादा है। तो आर्द्रता ज्यादा है तो इवोपरेशन कम होता है, धीरे धीरे होता है, इसीलिए देर से सूखता है। तो इसीलिए वायु में अगर नमी है तो ये भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। और जहां हवा ज्यादा शुष्क है वहां वाष्पीकरण की दर तेज होगी, अर्थात शुष्क वायुमंडल में वाष्पीकरण की तेज दर होगी। अब हम लोग पवन की बात करें, जो विंड होता है, विंड भी वाष्पीकरण के दर को बढ़ाता है। यदि वायु शांत है, अगर हम देखेंगे कि विंड
नहीं चल रहा, तेज नहीं है, शांत है, तो जलीय धरातल से लगी वाष्पीकरण तुरंत ही संतृप्त हो जाएगी। जैसे वायु अगर शांत है तो वहां इवोपरेशन हुआ तो वो तुरंत इवोपरेट करके वर्षा कर देगा। जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये सागर है और सागर से यहाँ बादल बन रहा है और ये विंड इसको ले जा रहा है, तब ये पहाड़ पे जाके ये वर्षा कर रहा है। अगर ये विंड ना हो तो ये फिर यहाँ से बना वाष्पीकरण और यहीं पे फिर वर्षा कर देगा ऊपर जाने के बाद। तो कहने का ये तात्पर्य है कि पवन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वाष्पीकरण में अदा करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप फिर इसमें वही हम आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कपड़ा है, अगर कपड़ा भींगा हुआ है उसको वैसे रख दीजिए तो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन अगर पंखा चला दीजिए, हवा दे दीजिए, तुरंत सूख जाता है। तो क्या है कि जैसे ही पंखा आपने चलाया तो हवा उसको तेजी से उसके जलवाष्प को बाहर फेंक देता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि पवन जो है इसमें बहुत वाइटल रोल अदा करता है, वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करता है। उसी तरह से बादलों का आवरण, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बादलों का आवरण, चूंकि बादल है और ऊपर से सूरज की किरणें पड़ रही है, तो बादल क्या करेगा, सूरज की किरण को रोक लेगा। अगर आसमान साफ रहेगा तो आप देखेंगे तेजी से इवोपरेशन होगा, कोई चीज कपड़ा आप रख दें तो तुरंत सूख जाएगा, लेकिन बादल लगा हुआ है तो वो इवोपरेशन नहीं होगा। इस तरह अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पीकरण को बादल प्रभावित करता है। यह भी रोचक तत्व है कि अगर हम देखें कि 1 ग्राम जलवाष्प यानी प्रत्येक ग्राम यानी 1 ग्राम जलवाष्प का पानी को जलवाष्प में परिवर्तित करने के लिए, जैसे लिक्विड वाटर है और लिक्विड वाटर को जलवाष्प यानी वाटर वेपर में हम अगर चेंज करेंगे तो 1 ग्राम पानी को चेंज करने में 600 कैलोरी ऊष्मा का उपयोग होता है, यानी इतना एनर्जी आपको लगता है। तो 1 ग्राम जल के तापमान को अगर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में खर्च ऊष्मा 1 कैलोरी कहलाती है। तो 600 कैलोरी ऊर्जा लगती है। अब ये सोचिए कि ये जो बादल का प्रकार है, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया है और जो आपको लिक्विड वाटर से वाटर वेपर में चेंज होता है, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये सब नेचुरल प्रोसेस रुक जाए, अगर मानव चाहे तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 1 ग्राम पानी में उसको 600 कैलोरी की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये बादलों का आवरण जो है ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग चलते हैं। अब वाष्पीकरण हो गया। वाष्पीकरण की हम लोगों ने चर्चा किया कि कौन कौन से कारक है उसको प्रभावित करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जिक्र किया जल की उपलब्धता, उसी तरह से वायु की नमी, उसी तरह से हम लोगों ने देखा तापमान। तो इन सब कारणों को हम लोगों ने बादल का आवरण इत्यादि हम लोगों ने इसका जिक्र किया। अब ये वाष्पीकृत होके जब ऊपर जाता है तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि सारी जो मौसमी गतिविधि है वो कहाँ होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। तो ये बादल जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद चूंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल में तो ठंडी बढ़ती जाती है, तो वो ठंड होके संघनित हो जाता है, अर्थात वो ठंडे होने के बाद संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अगर हम इसको देखें तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि संघनन की प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिससे वायुमंडलीय जलवाष्प अथवा बर्फ जलवाष्प जल अथवा बर्फ के कणों में बदल जाता है। यानी जो वायुमंडलीय जलवाष्प यहां गया तो वो ऊपर जाने के बाद जल अथवा हिमकण में तब्दील हो जाता है। अगर वो ऊपर जा रहा है, टेम्परेचर 0 से ज्यादा है, यानी कि 5 डिग्री है, 4 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो ये जलवाष्प क्या है, जल की बूंद में चेंज हो जाता है। अगर उससे ज्यादा है, -2 है, -4 है या -10 टेम्परेचर है ऊपर जाने के बाद, तो ये जलवाष्प की बूंद जो है ये आपको हिमकण में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार ये संघनन की प्रक्रिया होती है। यह बिल्कुल वाष्पीकरण के विपरीत है। वाष्पीकरण में हम लोग क्या देखे थे, जो तरल जल है यानी जो लिक्विड जल है या मतलब लिक्विड जल है, ये क्या हो रहा है, उसका वाष्प बन रहा है, और यहां उल्टा है, यहां वाष्प फिर से लिक्विड बन रहा है वायुमंडल में जाके। तो यहां आप देखें कि इसका संतृप्त पॉइंट जो होता है इसका औसांक बिंदु से नीचे आ जाता है, यानी जैसे कि हमने बताया 4 या 0 कहीं भी हो, जैसे ही औसांक बिंदु से नीचे आता है तो यह अब नमी ग्रहण नहीं कर पाता है और यह आर्द्रता
पानी की बूंदों या बर्फ के कणों में बदल जाता है ये। यानी जिस पर संघनन होता है तो वो अगर 0 से नीचे है टेम्परेचर तो बर्फ के कण में बदल जाएगा, अगर 0 से ऊपर में है ड्यू पॉइंट तो आपको ये जल की बूंदों में चेंज हो जाएगा और फिर तक इस प्रकार वो वर्षण करेगा। अब हम लोग देखेंगे ये संघनन जिस तरह से हमने बताया कि ऊपर जाके संघनन हो जाता है, तो इसकी प्रोसेस क्या, प्रक्रिया क्या है, संघनन की प्रक्रिया क्या है, ये होता कैसे है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वायु का तापमान 2 स्थितियों में होता है जो इसमें संघनन की प्रक्रिया होता है। एक, जब वह स्वतंत्र रूप से बहती वायु के अधिक ठंडी वायु के संपर्क में आता है। जैसे कि हमने यहाँ जलवाष्प यहाँ हुआ, यहाँ गर्म एरिया था, यहाँ से जलवाष्प आगे बढ़ा, पवन उसको लेके दूसरे एरिया की तरफ ले गया, लेकिन वो एरिया क्या था, ये एरिया गर्म था, उसे वो एरिया ज्यादा ठंडा था। तो जैसे ही वो ठंडी वायु के संपर्क में आया तो ये जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित हो गया। दूसरी स्थिति में ये होती है कि जब ऊंचाई की ओर उठती है, जैसे ही ऊंचाई की ओर उठेगा तो इसकी तापमान जो है में व्यापक कमी आती है और जिस प्रकार फिर ये संघनन हो जाता है। अर्थात अब ये देखें कि अगर यहाँ कोई जल स्रोत है, यहाँ से वाष्पीकरण हुआ और यहाँ का टेम्परेचर सपोज करें कि 30 डिग्री टेम्परेचर है, और ये पवन इसको, ये बादल को पवन यहाँ से ले गया और इस एरिया में ले गया जहाँ ये एरिया जो है आपका, यहाँ इसका 10 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस और यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस है। तो अब यहाँ आने के बाद ये जो जल वाष्प था ये जल के कण में चेंज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जब होती है तब यहाँ फिर ये संघनित हो जाता है। दूसरी स्थिति ये है कि अगर ये पवन यहाँ लेके आया और यहाँ कोई पहाड़ है, तो जैसे ही ये पहाड़ के ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ठंडी हो जाएगी हवा, और ठंडी हो जाने के बाद फिर ये संघनित हो जाएगी। तो ये 2 स्थिति में आपका संघनन की प्रक्रिया होती है। तो संघनन में जो होता है संघनन के लिए एक, जैसे कि हमने कल बताया था कि एरोसोल क्यों महत्वपूर्ण है, जो प्राकृतिक एरोसोल होता है जिसमें संघनन में धुआं, नमक, धूल के कण इत्यादि चारों ओर होता है, क्योंकि ये जलवाष्प के कण को अपने चारों ओर संघनित होने के लिए आकर्षित करता है। जो ठोस कण हमने बताया था कि सूक्ष्म ठोस कण होता है, और ये सूक्ष्म कण जो होता है जो जलवाष्प को अपने ओर आकर्षित करता है, इसको हम लोग कहते हैं आर्द्रता ग्राही केंद्र या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। इसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, अर्थात आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है, और इसी के कारण फिर वर्षा की प्रक्रिया होती है। अब हम लोग देखेंगे ये जो संघनन है, तो बता दिया हम लोगों ने। अब इसके रूप क्या क्या है, यानी ये संघनित होके क्या करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि 2 स्थितियां में संघनित में हो सकता है, 2 रूपों में हो सकता है। नंबर 1, या तो वो तरल अवस्था में चेंज हो जाता है या हिमकण के रूप में वो चेंज हो जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं संघनन के रूप, यानी फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अब देखिए संघनन 2 परिस्थितियों में होता है, जैसा कि अभी हमने बताया। जब औषांक हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, अर्थात समझिए 0 से नीचे मतलब माइनस में। दूसरी स्थिति में तब होता है जब वो उससे ऊपर होता है, यानी प्लस में होता है टेम्परेचर, या तो 0 से ज्यादा है या 0 से कम है। तो इस प्रकार संघनन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर हम इसको बांटेंगे, एक तो 0 से नीचे, एक 0 से ऊपर, तो इसको हम इस तरह से देखते हैं। नंबर 1 जो 0 से नीचे है, अगर हिमांक बिंदु से नीचे होगा तो क्या होगा, तुषार होगा, हिम और कुछ प्रकार के बादल बनते हैं, यानी फ्रॉस्ट, हिमपात, या जिसको हम लोग कहते हैं स्नोफॉल। उसी तरह से कुछ प्रकार के जो बादल आपको ऊंचाई पे सफेद सफेद दिखाई देते हैं, वो बनते हैं कब, जब ये कंडेंसेशन प्रोसेस 0 से नीचे होता है। दूसरी स्थिति तब होती है
जब ओसांक हिमांक बिंदु से ऊंचा हो जाता है, जब ऊपर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ओस बनता है, लिक्विड में बन जाता है। जैसे कि हम लोग ओस समझते हैं, धुंध होता है, कोहरा होता है, कुहासा और कुछ प्रकार के बादल। तो ये दोनों प्रकार के संघनन की प्रक्रिया है। तो अब हम लोग देखेंगे ओस कैसे बनता है, धुंध कैसे होता है, कोहरा कैसे होता है, कुहासा क्या होता है, और कुछ प्रकार के बादल कैसे बनते हैं, बादलों के प्रकार किस प्रकार से होते हैं। तो आगे चलिए, तो ओस पे आते हैं हम लोग। ओस जो है वायुमंडल का जो नमी है, वायुमंडल में जो आप ह्यूमिडिटी रहती है, उसको वो क्या करता है, ठोस रूप पदार्थों पर, यानी उसको एक जल बिंदु के रूप में ठोस पदार्थों पर, जैसे कि घास, पेड़ पौधे, पत्तियों, पत्थरों पर जम जाता है और ओस के रूप में जाना जाता है। बेसिकली ओस जो होता है, जब हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी है और ह्यूमिडिटी जो है वो संघनित होकर, जो वायुमंडल में नमी है वो संघनित होकर कोई भी ठोस पदार्थ पे, जैसे कि सपोज कीजिए ये यहाँ आप ये समझ लीजिए ये लैंड है और इस पे कोई ठोस पदार्थ रखा हुआ है और यहाँ से वाष्पीकृत हो गया। अब वाष्पीकृत हुआ और ये पदार्थ जो है, यहाँ का टेम्परेचर जो वाष्प का था, इसका थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर है। सपोज कीजिए इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, ठीक है, 25 डिग्री सी। और नीचे जो ये ठोस पदार्थ है, चाहे वो घास है या आप देखें कि लोहा है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही ये वाष्प इसके संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो तुरंत जल के बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार की जो जल की बूंदें होती हैं वही आपको ओस कहलाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, जब आप अपने फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज में से एकदम ठंडा पानी निकालते हैं, एकदम ठंडा पानी, और उसको रख देते हैं बाहर, तो आपको लगता है, आप देखते होंगे कि बोतल के ऊपर बूंद जम जाता है, छोटा 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 बूंद। वही उसी प्रकार ओस होता है, क्योंकि जो बाहर आपके घर में जलवाष्प था उसकी टेम्परेचर ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही वो बोतल के संपर्क में आया तुरंत वो जल के बूंद में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार ओस की प्रक्रिया भी यही है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो ओस के रूप में अब है कि ओस होता, जैसे कि हमने प्रक्रिया आपको बता दिया, तो अब ऐसी प्रक्रिया होती कब है। तो ऐसा होगा कि जब आसमान साफ हो, हवा न चल रही हो और ठंडी और लंबी रात, ये सब कंडीशन है ओस होने का। इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे बरसात में आप देखें या गर्मी के मौसम में देखें तो ओस नहीं मिलता, ओस आपको ठंडी के मौसम में दिखता है। तो उस वक्त क्या होता है, आसमान पूरी तरह से साफ होता है। आसमान साफ होता है तो सूरज की रोशनी आती है, वो वहां नमी को मतलब वाष्पीकृत करती है। और चूंकि रात जब हो जाता है तो तुरंत वो जो सतह होता है, चाहे वो लोहा का सतह हो, घास हो, पेड़ पौधा हो, वो अत्यधिक ठंडी हो जाता है और जो आसपास की नमी है वो तुरंत उस पर ओस के बूंदों के रूप में वो जम जाती है। तो इस प्रकार ठंडी लंबी रातों का होना, हवा का ना चलना, क्योंकि अगर हवा होगा तब तो नमी को फिर बाहर ले जाएगा वो, तो हवा का ना चलना, लंबी रातें और सापेक्ष आर्द्रता अधिक, यानी ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। तो इन सब को मिला के तभी ओस का निर्माण होता है। आप ये देखिए, ओस इस तरह से वो आराम से जम जाता है, ओस की बूंदें, ठीक है, ओस की बूंद। तो इस तरह आगे हम लोग देखें। तुषार और पाला, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि दो स्थिति में, तो ये ओस जब बनता है तब क्या है कि जो टेम्परेचर है वो 0 से ऊपर है, चाहे वो 10 डिग्री हो, 5 डिग्री हो या कुछ भी हो, वो टेम्परेचर 0 से ऊपर है। लेकिन यही स्थिति अगर 0 से नीचे हो जाए तब क्या होगा, तब ये तुषार और पाला कहलाएगा। तो इसमें क्या है, ओसांक हिमांक बिंदु से नीचे होता है, जो उसका ड्यू पॉइंट है वो जो है सो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है। इसके अतिरिक्त नमी बर्फ के बहुत ही छोटे छोटे कण में, यानी अब जो अतिरिक्त नमी था वो जल के बूंदों में ना होकर के बर्फ के छोटे छोटे कणों में ठोस वस्तुओं पर जम जाता है, तो इसको तुषार और पाला कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ जो हमने आपको बताया था कि ये जलवाष्प हुआ, ये कोई नदी है यहाँ या फिर कोई एरिया है,
और इस एरिया का जो ह्यूमिडिटी है नीचे। अब यहाँ क्या है कि इस एरिया का टेम्परेचर यहाँ 20 डिग्री था दिन में, रात में होने के बाद -10 डिग्री हो जाता है। सपोज कीजिए लद्दाख या अदर कोई क्षेत्र या और कोई भी क्षेत्र जहाँ 0 से नीचे। तो अब यहाँ का जो ठोस पदार्थ है ये सब यहाँ से, तो ये ठोस पदार्थ जो है चाहे लोहा हो कुछ भी हो, चाहे वो, उसका टेम्परेचर भी माइनस में होता है, -5 डिग्री सी अगर मान लेते हैं। तो जैसे ही जल वाष्प यहाँ आता है तो वो जल की बूंद में परिवर्तित ना होकर के सीधे हिमकण में परिवर्तित हो जाता है। तो जो हिम रूप ले लेता है उसी प्रकार का, उसी को हम लोग तुषार या पाला या फ्रस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसको भी इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये तो उसके बाद उसका फिगर भी हम आपको दिखाएंगे आगे। फिर उसके बाद धुंध और कोहरा, मिस्ट और फॉग। हम लोग देखते हैं कि धुंध क्या है और कोहरा क्या है इसके बारे में। तो जब ये संघनन पृथ्वी के सतह के पास होता है, यानी समझिए एक प्रकार से ये बादल के टाइप का ही है, लेकिन ये पृथ्वी के सतह पे हो रहा है। तो इसमें हवा में छोटे छोटे जल का बिंदु हवा में तैरते रहते हैं, यानी छोटा छोटा जो हिम जल कण है, जो वाष्प है, वो हवा में तैरते रहता है लिक्विड बन के। तो ये धुंध की दृश्यता। अब ये धुंध का, इसी को हम लोग जो हवा में तैरता हुआ जल का कण है, तो अब इसी की दृश्यता के आधार पर इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, धुंध और कोहरा, यानी मिस्ट और फॉग। तो मिस्ट को किसको कहेंगे और धुंध किसको कहेंगे और कोहरा। तो धुंध की दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक होगी, अर्थात अगर हम देखें कि 1 किलोमीटर तक अगर हम देख सकते हैं तो ये धुंध कहलाएगा, और लेकिन 2 किलोमीटर से कम होगी। किंतु जब दृश्यता 1 किलोमीटर से भी कम होगी तो इसको कोहरा कहा जाएगा। यानी अगर हम 1 से 2 किलोमीटर तक देख रहे हैं कुहासे में तो इसको हम लोग कोहरा नहीं कह के धुंध कहेंगे। लेकिन उसी तरह अगर हम 1 किलोमीटर से भी कम देख रहे हैं तो उसको हम लोग कोहरा बोलते हैं। तो ये बेसिकली है। धुंध और कोहरा का निर्माण के लिए साफ रात, शांत और ठंडी सर्दियों की आदर्श स्थिति है। ये धुंध और कोहरा जो बनता है उसके लिए एकदम आसमान साफ होना चाहिए, ठंड का मौसम होना चाहिए, ताकि इतनी ज़्यादा ठंड हो कि वो सब लिक्विड रूप में धरती के सतह के ऊपर ही बन जाए। तो इस प्रकार अब हम लोग देखेंगे, जैसा कि हमने बताया, ये देखिए, ये है जो हमने बताया था तुषार या पाला, तुषार या पाला। तो ये देखिए, तो ये तुषार या पाला, यानी उसमें जो आपने देखा था वो जल की बूंद में था, यहां बर्फ का छोटा छोटा कण आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार का जो है वो ठंड प्रदेशों में जहां टेम्परेचर माइनस में होता है तो उसके पत्तों पे आपको इस तरह का दिखाई देगा। इसको हम लोग पाला बोलते हैं। ये है आपका धुंध जो देख रहे हैं। तो इसमें धुंध जो है ये आप देख रहे हैं, ये अक्सर इसको ज़्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं नॉर्थ इंडिया में तो ये अक्सर आपको मिलेगा धुंध। तो इसमें क्या है कि अगर 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के बीच में आपकी दृश्यता है, यानी दिखाई आपको दे रहा है, तो इसको हम लोग धुंध कहेंगे, धुंध कहेंगे। और अगर 1 किलोमीटर से कम आप देख रहे हैं, यानी 1 किलोमीटर से नीचे है, यानी 1 किलोमीटर से कम आप देख रहे हैं, अगर कम देख रहे हैं तब इसको कोहरा बोलेंगे हम लोग। अगर 1 किलोमीटर से कम देख रहे हैं तो इसको हम लोग कोहरा कहेंगे। तो ये धुंध और कोहरा के बीच का डिफरेंसेस है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। धुआंसा या धूम कोहरा, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्मॉग कहते हैं। स्मॉग, स्मॉग या धुआंसा या धूम कोहरा इसको बोलते हैं। ये बेसिकली ये जो होता है ये पॉल्यूशन के वजह से होता है, जो मानव निर्मित हम लोग जो पॉल्यूशन करते हैं, प्रदूषण करते हैं, और ये आपको शहरों में देखने को मिलेगा। तो ये कैसे होता है? तो धुआंसा एक विशेष प्रकार का कोहरा है जिसमें धुआं, धूल और कार्बन मोनोऑक्साइड
सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य धुएं जो प्रदूषण से होता है, यानी जो हम प्रदूषित कर दिया जाता है। तो धुआंसा जो देखेंगे अक्सर बड़े शहरों में और औद्योगिक केंद्र में, बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई या बड़े शहर में, जो कोई भी बड़े शहर ले लें, सब तो पोल्यूटेड है इंडिया का, तो बड़े शहरों में आपको दिखाई देगा, या कोई औद्योगिक शहर है तो वहां आपको दिखाई देगा। ये क्या होता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है मानव के लिए, खास करके इससे आंखों में आपको जलन महसूस होगा, सांस संबंधी बीमारी हो सकता है इससे। तो इस प्रकार का जो है, तो इसको हम लोग कहते हैं धुआंसा या धूमकोरा, या जिसको स्मॉग कहा जाता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये इस तरह से दिखाई देगा आपको, जिस तरह से ये देख रहे हैं, दिल्ली का ही है। तो जिस तरह से देखते हैं हम लोग, इस तरह से आपको दिखाई देगा, पूरी तरह से कुछ भी नहीं दिखाई देगा और पूरा पॉल्यूशन और येलोइश कलर का। जबकि हम लोग देखे थे धुंध का कलर साफ, वो पानी का होता है, सिर्फ पानी का ही तैरता हुआ कण होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और विभिन्न प्रकार के प्रदूषक इसके अंदर मिला हुआ है, जो छोटे छोटे कण के रूप में तैरते रहते हैं। अब हम लोग बादल के बारे में पढ़ेंगे कि बादल होता क्या है और ये बनता कैसे है, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और बादल के कितने प्रकार होते हैं उसके वर्गीकरण पर भी हम लोग जिक्र करेंगे, उसके वर्गीकरण का भी जिक्र करेंगे। तो वायुमंडल में तैरते हुए जल के बूंदों, बर्फ के कण अथवा विभिन्न प्रकार के धूल कणों का मिश्रित झुंड को हम बादल कहते हैं। बादल में क्या क्या होता है मौजूद, आपको जल का बिंदु होता है, बर्फ का कण होता है, अथवा विभिन्न प्रकार के धूल कणों के मिश्रित झुंड, यानी सब मिलके जो एक झुंड तैयार करता है, या समझिए एक ग्रुप एक बनाता है, उसी को हम लोग क्लाउड कहते हैं, बादल कहते हैं। एक बादल में सामान्यतः अगर हम एक बादल का देखें तो उसकी बूंद जो होती है, उसका जो कण होता है, उस कण की जो व्यास होता है 0.601 सेंटीमीटर से 0.02 मिलीमीटर, यानी दोनों मिलीमीटर में के व्यास वाले अरबों बूंद होते हैं, यानी अरबों बूंद होते हैं। फिर भी इन अरबों बूंद में अगर हम देखा तो 10 लाख बादल के कण, अगर हम 10 लाख बादल का कण यानी 1 मिलियन अगर बादल का कण लें तो इसमें मात्र 10वें भाग ही जल और बर्फ का कण होता है। यानी अगर आप टोटल ले लें तो उसका 1/10 पार्ट ही या तो वाटर होगा या आइस होगा, बाकी सब धूलकण होता है, उसमें आपको नमक होता है, सागर का बहुत सारी चीजें उसमें मिली होती है। तो अगर हम बादल को एक साथ देखें तो उसमें सिर्फ उसका 1/10 भाग ही जल या हिमकण मौजूद होते हैं। आगे हम लोग देखें, तो बादलों को सामान्यतः, अब जैसे बादल हम लोग देखते हैं, जो हमने बताया कि मिश्रित झुंड है, इसमें जलवाष्प भी है, धूलकण भी है, हिम भी है, बहुत सारी चीजें मिली हुई है। और इन बादलों को अगर हम वर्गीकृत करें तो सामान्यतः इनको आकृति अथवा ऊंचाई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात कि बादल कितनी ऊंचाई पे बन रहा है उस पर वर्गीकरण होता है, या फिर बादल हमको नीचे से देखने में कैसा लगता है, तो कैसा दिखाई देता है, उसके आधार पे हम लोग इसको वर्गीकृत करते हैं। तो इसका पहला प्रयास, बादलों के वर्गीकरण करने का पहला प्रयास 1803 में ल्यूक हावर्ट ने किया था, और इन्होंने 4 प्रकार के बादलों को वर्गीकृत करने के लिए लैटिन शब्द, लैटिन भाषा का प्रयोग करते हुए, लैटिन शब्द का प्रयोग करते हुए निम्न 4 बताया। कुमुलस यानी ढेर, यानी नंबर 1 में दिया जो क्लाउड का पार्ट ढेर, वो ऐसा जैसे देखने में लग रहा हो कि कोई ढेर जमा हो, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कपासी, कपासी में, यानी कुमुलस मतलब कपास, जिस तरह से कपास या रुई का एक बहुत बड़ा गोला हो उस तरह अगर दिखाई देता हो बादल तो उसको कुमुलस बोलते हैं। दूसरा स्ट्रेटस यानी अस्तरित, यानी ये एक तो कपास की तरह दिखाई दे रहा है, दूसरा ये बादल दिखाई दे रहा है कि एक स्तर में यहाँ है यहाँ है, तो एक
स्ट्रेटस उसका नाम दिया लैटिन में, यानी उसको हिंदी में अगर हम लोग करें तो अस्तरित। उसी तरह से तीसरा साइरस, सीरस, जो इसका लैटिन में हिंदी शब्द अगर आप देखें तो घुंघराले बाल, जैसे घुंघराला बाल होता है कर्ल, उसी तरह से बादल आपको आसमान में नजर आएगा। तो इस प्रकार के बादल को सीरस या घुंघराले बाल कहते हैं। उसी तरह से चौथा पार्ट दिया निम्बो। निम्बो का मतलब वर्षा होता है लैटिन में, तो वैसा में जो वर्षा करता हो। तो अब जो इसी से बादल का प्रकार बना, तो अगर हम इसमें कोमुलस और निम्बो जोड़ दिया तो इसी का कोमुलस निम्बस नाम पड़ गया। उसी तरह से अगर ढेर की तरह है और वो अस्तरित है तो कोमुलस स्ट्रेटस। तो इस तरह से डिफरेंट भाग में इसका वर्गीकृत किया। तो आज अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये बादल का जो वर्गीकरण है, ये बादल किस तरह से है, कौन कौन है, और इसको चूंकि दूसरा आधार हमने क्या बताया, ऊंचाई के आधार पे भी इसका वर्गीकरण किया है। ऊंचाई के आधार पे अगर हम इसको वर्गीकरण करें तो 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, हाई क्लाउड, मीडियम क्लाउड, लो क्लाउड, यानी उच्च मेघ, निम्न मेघ और मध्य मेघ। तो मध्यवर्ती मेघ क्या होता है, निम्नवर्ती मेघ क्या होता है और उच्च मेघ क्या होता है। और इन्हीं तीनों वर्गीकरण को हम लोग फिर डिफरेंट पार्ट में बांटेंगे कि कोमुलस कौन है, स्ट्रेटस कौन है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो पहला जैसे कि हमने बताया निम्न मेघ, मध्य मेघ और उच्च मेघ, ये तीन हम लोग वर्गीकरण करें। तो निम्न मेघ जो होता है वो 2000 मीटर की ऊंचाई तक बनता है, अर्थात अगर हम सतह देखें तो सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो बनेगा, तो उसको हम लोग निम्न मेघ कहते हैं। यह मुख्यतः ये निम्न मेघ जो होता है स्तरीय मेघ होता है। जैसे हमने बताया था स्ट्रेटस, ये आपको साफ दिखाई देगा कि ये स्ट्रेटा में मौजूद है, और इसका जो है, इसका जो प्राइमरी होता है वो स्तरित मेघ होता है। तो अब देखिए कि इससे क्वेश्चन आपका पीटी में कैसे बन सकता है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि दिया जाएगा कि निम्न मेघ के परिवार का प्रमुख मेघ, मतलब निम्न मेघ के परिवार का प्रमुख प्राथमिक मेघ है। निम्न मेघ के यानी जो लोअर क्लाउड है उसका सबसे प्राइमरी क्लाउड कौन सा है। नंबर 1 आपको दे देगा स्तरीय, नंबर 2 दे देगा कोमुलस, नंबर 3 दे देगा स्ट्रेटस, और नंबर 4 दे देगा निम्बस। तो इसमें सबसे ज्यादा होगा आपका स्तरीय यानी स्ट्रेटस होगा, स्तरीय मेघ। तो इसका आंसर आपका स्तरीय मेघ आ जाएगा। तो इस तरह से देखें कि हम लोग जो वर्गीकरण कर रहे हैं, यानी कि निम्न मेघ है, मध्य मेघ है, उच्च मेघ है, तो सब में किस किस का कौन सा प्राथमिक मेघ है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। आगे देखें तो इसका तापमान जो होता है, चूंकि ये नीचे रहते हैं तो इसमें 5 डिग्री सी से अधिक होता है तापमान, यानी ज्यादा ठंडा नहीं होता है, लेकिन फिर भी 5 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये मुख्यतः पानी से बना होता है। डेफिनेटली बात है, जब 0 से नीचे होगा तब बर्फ बनेगा, तो उससे पहले ये बन रहा है तो कितना पानी से बना हुआ है ये। अब हम लोग इसी में देखते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि इसका जो प्राथमिक मेघ है ये क्या है, स्तरीय मेघ है, स्ट्रेटस मेघ है। तो ये क्या होता है, घना होता है, एक समान भूरे रंग की परतें होती है, यानी भूरे रंग की परत आपको सामान्य नजर आएगा। उसी का दूसरा है स्तरीय कपासी मेघ। स्तरीय कपासी मेघ ये सब निम्न मेघ में आता है। ये अधिक द्रव्यमान वाला होता है, यानी इसकी मास थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे कि हमने बताया ना कि एक ढेर की तरह कोमुलस, और लेकिन ये भी भूरे रंग के परतों में होता है, ये भी भूरे रंग की परतों में आपको दिखाई देगा। चलिए इसको देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है ये दोनों। तो स्तरीय मेघ और स्तरीय कपासी मेघ हम लोग देखते हैं। ये देखिए स्तरीय कपासी मेघ है, ये एकदम इसको आपको देखेंगे यहाँ पे तो स्तर में 1 स्तर 2 स्तर इस तरह से साफ दिखाई देगा, और ये सब का जो मैक्सिमम होगा वो 2 किलोमीटर के नीचे ही होगा ये। उसी तरह इसी का कोमुलस जो होगा वो देखिए, कोमुलस क्या होगा कि ये रुई के ढेर की तरह ही दिखाई देगा। जैसे कि हमने बताया कि कपासी मेघ हिंदी में कहते हैं इसको, तो कपासी स्तरीय, लेकिन कपासी होने के साथ साथ भी इसका साफ आपको लेयर दिखाई देगा, अस्तर दिखाई देगा, ये देखिए। और इसका भी वही होगा आपका रेंज 2 किलोमीटर के रेंज में ही होगा। तो इस जो निम्न मेघ है इसकी खासियत यह है कि इसकी स्तरीय मेघ इसमें आपको मिलेगा।
अब हम लोग देखते हैं मध्यवर्ती मेघ। मध्यम या ऑल्टो इसको इंग्लिश में कहते हैं मेघ। अब ये 2000 से जब ऊपर जाएंगे, यानी 2 किलोमीटर से जब हम लोग ऊपर जाएंगे, तो 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर जाएंगे तो हमको ये मध्यम या ऑल्टो मेघ मिलेगा। इस प्रकार के बादल हमको दिखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें 0 से 25 डिग्री तक का होता है, यानी 0 से 25 डिग्री अर्थात ये हो गया कि अगर 0 है तो हिमकण बन गया, 25 डिग्री तक है यानी ऊपर हो गया तो ये पानी भी बन सकता है। तो पानी और हिमकण इसमें दोनों मौजूद होगा। मध्यवर्ती में क्या होगा, आपको पानी और हिमकण दोनों मौजूद होगा। इसमें क्या होगा, उच्च स्तरीय मेघ होता है ऑल्टो स्ट्रेटस, जो पतला होगा स्तरित बादल जो नीले भूरे रंग का होगा। इसमें क्या होगा कि भूरा रंग में थोड़ा सा नीला मिला होगा, और या फिर सफेद हो सकता है। यह अक्सर आकाश के बड़े हिस्से को ढक लेता है। देखेंगे ये अक्सर आकाश के बड़े हिस्से को ढक लेता है। उसी तरह से इसका उच्च स्तर कपासी में ऑल्टो कोमुलस, यानी इसका आकार क्या होगा, अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार होते हैं। ये अंदर से भूरे रंग का होता है। यानी अगर इस बादल को हम लोग देखें उच्च कपासी में को, तो ये अंडाकार होगा या आपको वृत्ताकार होगा, और ये भूरे रंग के हो सकते हैं। आगे देखें हम लोग क्या क्या बादल है। ये है, ये उच्च स्तरित ऑल्टो है। दूसरा जो है आपका, ये देखिए, ये आपको मिलेगा और ये अंडाकार या वर्गाकार आपको नजर आएगा, और इस प्रकार का ये बादल आपको दिखाई देगा। ये ऊंचाई आपको, ये जो ऑल्टो है ये 2 से 7 किलोमीटर के बीच में ये मध्यवर्ती बादल आपको मिलेंगे। अब हम लोग उच्च मेघ की बात करते हैं, जो आपको 7 किलोमीटर से ऊपर, जब 7 किलोमीटर से हम लोग ऊपर जाएंगे तो उसको हम लोग उच्च मेघ कहते हैं। ये बादल 7000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर बनते हैं, यानी 7 किलोमीटर की ऊंचाई से आपको ऊपर बनेंगे। डेफिनेटली बात है, जब ये इतनी ऊंचाई पे होंगे तो इसका तापमान काफ़ी कम होगा, और काफ़ी कम होगा यानी माइनस होगा। तो माइनस होगा तो ये हिमकण से बना होता है, सिर्फ बर्फ के पार्ट से बने होते हैं। इसमें पक्षाभ स्तरीय मेघ होता है। पक्षाभ स्तरीय, ये उच्च धुंधला बादल होता है, काफी ऊंचाई पे होता है और धुंधला बादल होता है। ये अगर आप नीचे से देखेंगे जमीन से, तो ये आकाश में दूधिया सफेद बादल आपको नजर आएगा, दूधिया सफेद बादल। और ये दूधिया सफेद इसलिए नजर आता है क्योंकि ये पूरी तरह से हिमकण से बना होता है, बर्फ से बना होता है, तो वो दूधिया सफेद नजर आएगा आपको। उसी तरह से पक्षाभ कपासी में ये बादल पतला होता है और आकाश में एक बैंड या लहरों की तरह दिखाई देता है। ये पतला होगा, ये तो दूधिया सफेद, और ये एक बैंड के ऐसा लगेगा कि एकदम बैंड की तरह से एक साथ में वो जुड़ा हुआ है। तो इसको इस तरह से आप देखें, ये देखिए, ये दूधिया सफेद की तरह दिखाई देगा। उसी प्रकार ये आपको, और ये जो है आपको एक आप देखेंगे तो ये बैंड की तरह आपको नजर आएगा आकाश में। ये काफी ऊंचाई पर आपको मिलेगा, काफी ऊंचाई पे आपको मिलेगा। यानी तो अब कुछ ऐसे बादल भी होते हैं, ये बादल तो हम लोगों ने देखा जो सामान्य प्रक्रिया थी, जिस हिसाब से हम लोगों ने बांटा कि उच्च, निम्न और मध्य, ये तीनों भागों में हम लोगों ने इसको बांटा। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ बादल ऐसे हैं जो वर्टिकल बन जाते हैं। एक तो ये था कि सब स्तर में बन रहा था, मान लिया कि एक बादल यहाँ बन रहा है, एक बादल यहाँ बन रहा है, एक बादल यहाँ बन रहा है, तो ये सब डिफरेंट लेवल पर, ये मान लिया निम्न लेवल है, ये मध्य है और ये उच्च है। जो हमने देखा ये 2000 मीटर, 7000 मीटर एंड एबव 7000 मीटर, ये 2 से 7000 मीटर, और ये
तो ये सब एक स्तर पे बन रहा था, लेकिन कुछ मेघ ऐसे हैं जो यहां से बनेंगे और यहां तक चले जाएंगे। तो इस प्रकार का जो मेघ है, मतलब ये वर्टिकल बनने वाला जो मेघ है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। तो जो ऊर्ध्वाधर मतलब क्या कहते हैं कि वर्टिकल जो बनता है, ऊर्ध्वाधर रूप में जो विकसित होता है, उसको हम लोग निम्न भागों में विभाजित करते हैं, कपासी एवं कपासी वर्षी मेघ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपासी एवं कपासी वर्षी मेघ। ये मेघ जो होता है, इसमें घने बादल आपको मिलेंगे, गुंबदाकार सपाट आधार वाला होता है, एक गुंबद की तरह आपको दिखाई देगा ऐसा मेघ, और यही आगे बढ़ के कपासी वर्षा वाला मेघ करेगा और इससे भयंकर बारिश होगी और चक्रवात, ओले ओले वृष्टि भी इसी से आपको होता है। तो इसको इस तरह से आप देखें, ये देखिए, ये जो बनेगा ये वर्टिकल बन रहा है, ये देखिए, और ये गुंबद की तरह लगेगा कि ये एक गुंबद है और ये वर्टिकल है। ये देखिए, ये मतलब ये नीचे से बना और ऊपर जाके एकदम ऐसे गुंबद की तरह बन गया। तो इस प्रकार को कोमुलस निम्बस इंग्लिश में कहते हैं, कपासी वर्षी मेघ। यानी ऐसे मेघ में इसमें लगेगा कि ये देखिए नीचे एकदम सपाट आधार लगेगा बादल का, तो इसको हम लोग कोमुलस निम्बस कहते हैं। इससे जैसे कि हमने बताया कि वर्षा होता है, ओलावृष्टि भी इससे होता है। ये देखिए, अगर हम इसको समराइज करें, जो हमने आपको बादल का प्रकार बताया, उस बादल को अगर समराइज करें तो ये फिगर आपके सामने है। जैसे कि लो क्लाउड देख लीजिए, मिडिल क्लाउड, हाई क्लाउड, और ये जो हमने बताया कि वर्टिकल जो बनता है, ये वर्टिकल बन रहा है। तो आप देख लीजिए, लो क्लाउड में क्या है? स्ट्रेटस है, स्ट्रेटस कोमुलस है, कोमुलस है। उसी तरह से मिडिल में क्या है? निम्बो स्ट्रेटस, ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो कोमुलस। उसी तरह अगर हाई में देखें तो सायरो स्ट्रेटस, सायरस और कोमुलस। इस तरह से जो हमने बताया था कि ये दूधिया बैंड की तरह दिखाई देता है, ये सब हमने आपको दिखाया। और फिर जो वर्टिकल जो हमने बताया था वो कोमुलस निम्बस, यानी वर्टिकल, यानी ये तीनों लेवल पे आपको चला जाता है। यानी इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये 7 से लेके आप समझिए जो वायुमंडल का जो हमने बताया था क्षोभ मंडल की जो सीमा हो जाती है, जहाँ से समताप मंडल शुरू होता है, लगभग वहां तक, अर्थात समताप मंडल तक ये पहुंच सकता है, उसके बीच में भी ये रहता है। तो इस तरह से आपका ये हमारा बादल का वर्गीकरण हो गया, ये टोटल बादल जो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे वर्षण। जैसे कि हमने बताया था कि वर्षा और वर्षण में क्या फर्क है। तो वर्षा वो होता है जो जल के बूंदों के रूप में हम देखते हैं, वर्षण वो होता है उसमें किसी प्रकार का जल किसी भी रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसको वर्षण कहते हैं, चाहे वो हिम के रूप में गिरे, हिमपात के रूप में गिरे, या फिर सहिम वर्षा के रूप में गिरे, या फिर ओलावृष्टि के रूप में गिरे। तो किसी भी प्रकार के रूप में अगर वो पृथ्वी पे गिरता है तो उसको हम लोग कहते हैं वर्षण, यानी प्रिसिपिटेशन। तो जब जल तरल अथवा ठोस रूप में धरातलों पर गिरता है तो उसको हम लोग वर्षण के रूप में जानते हैं, यानी उसको हम परिभाषित करते हैं वर्षण के रूप में। ऐसा तब होता है जब संघनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जल के बिंदु या हिमकणों का भार, जब संघनन की प्रक्रिया होती है तो या हिमकण बनता है या जल की बिंदु बनती है, उसका भार इतना अधिक हो जाता है कि वो अब वायुमंडल में नहीं तैर सकता, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर जाता है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो धरातल पर गिरने लगता है। और जैसे ही धरातल पर गिरता है तो उसी को हम लोग वर्षा बोलते हैं, या फिर हिमपात बोलते हैं, या ओलावृष्टि बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो आगे हम लोग चले तो देखेंगे क्या क्या इसके प्रकार होते हैं। ये देखिए, तो ये प्रिसिपिटेशन जो होता है, इसमें जैसे कि हमने बताया रेन, वर्षा, स्नो, स्नोफॉल, स्लीट और हेल। अगर हम देखें रेन यानी वर्षा, स्नो हिमपात, स्लीट सहिम वर्षा और हेल ओलावृष्टि, यानी ये 4 प्रकार आपको मिलेंगे इसमें। किसमें? वर्षण के। वर्षण के 4 प्रकार है आपका, रेन, वर्षा, स्नो, स्लीट, हेल। अब हम लोग देखेंगे कि ये चारों अलग अलग प्रकार क्यों है, या चारों कैसे बनता है, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा
वर्षण के रूप, जैसे कि हमने बताया कि कई रूपों में होता है, जैसे जल की बूंदें, हिमलव, ठोस बर्फ या ओलावृष्टि, और कभी कभी एक साथ जल की बूंद और ओलावृष्टि भी होता है वर्षण के रूप में। अधिकांशतः संघनन की ये कैसे बनता है, जैसे कि हमने बताया ये संघनन की विधि और तापमान पर निर्भर करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और ये बनने की इसकी प्रक्रिया क्या हुई, उसी के आधार पर यह तय होता है कि ये सही वर्षा होगा या आपको ओलावृष्टि होगा या वर्षा होगा या हिमपात होगा। तो वर्षण के रूप आप देखें तो निम्न प्रकार है। नंबर 1 वर्षा, जो हम लोग वर्षा की बात करते हैं, जो बारिश होती है, तो ये धरातल पर गिरने वाली तरल जल की बूंदें है। ये क्या है? लिक्विड वाटर है। अगर लिक्विड वाटर है तब वर्षा है, उसको हम लोग वर्षण नहीं कहेंगे। तो वर्षण और वर्षा में फर्क है। इसका व्यास जो होता है वो लगभग आपको 0.5 मिलीमीटर से जो है वो अधिक होता है। लेकिन इसका अगर 0.5 मिलीमीटर से कम हो तो फुहार कहते हैं, अर्थात 0.5 मिलीमीटर है या उससे अधिक है तो वर्षा कहेंगे, और उससे कम है तो उसको फुहार, मतलब जिसको कहते हैं कि हल्की वर्षा। तो वर्षा के भी कई प्रकार होते हैं। अधिकतम आकार इसका 5 से 7 मिलीमीटर तक हो सकता है। इसके बूंद का जो अधिकतम आकार होता है वर्षा का, वो 5 से 7 मिलीमीटर के बीच हो सकता है। अब हम वर्षा की बूंदों के आकार पे देखते हैं कि वर्षा कैसे वर्षा को विभाजित किया जाता है। जब आप न्यूज में सुनते हैं या फिर आप मौसम की भविष्यवाणी सुनते हैं और देखते हैं कि यहाँ हल्की वर्षा होगी, यहाँ तेज वर्षा होगी, यहाँ ओले पड़ेंगे, तो इस तरह से जो आप सुनते हैं तो हल्की वर्षा क्या होती है, तीव्र वर्षा क्या होती है, तो उसको हम लोग देखें तो ये जो है तो पानी की बूंद के जो कण है उसके आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया। अगर 0.2 मिलीमीटर कण है तो उसको फुहार कहते हैं या लाइट रेन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरह से अगर 0.5 मिलीमीटर या उसके आसपास हो तो उसको हल्की वर्षा कहते हैं। एक तो फुहार हो गया, हल्की वर्षा, इसको शॉवर बोलते हैं, लाइट रेन बोलते हैं। उसी तरह से अगर 1 मिलीमीटर के आसपास हो तो उसको लघु वर्षा कहते हैं, लिटिल रेन। उसी तरह अगर हम लोग देखें तो अगर 5 मिलीमीटर के आसपास हो तो उसको हम लोग वर्षा कहते हैं, और अगर इससे ज्यादा हो, जैसे कि हमने बताया 7, तो तीव्र वर्षा, या हम लोग कहते हैं कि भारी वर्षा, तीव्र वर्षा हो, मूसलाधार वर्षा जो होती है, जम के वर्षा होती है। तो इस प्रकार हम देखें तो ये जल के बूंद का कण है, उसके आधार पे हम लोग वर्षा का वर्गीकरण करते हैं। वर्षा के बूंदों के आधार पे वर्षा का वर्गीकरण करते हैं कि ये फुहार हो सकता है, हल्की वर्षा है, लघु वर्षा है, तीव्र वर्षा है या वर्षा है। अब आगे वर्षा के बाद दूसरी चीज जो हमने बताया प्रेसिपिटेशन में, हिमपात, जिसको स्नोफॉल बोलते हैं, हिमपात। तो ये हिमपात कैसे होता है? तो जैसा कि हमने बताया कि हिमांक बिंदु पर जब संघनन होता है, यानी जब उसका ड्यू पॉइंट 0 डिग्री से नीचे होता है, तो उसका वायुमंडलीय आर्द्रता जो होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, जलवाष्प होता है, वो अचानक आपको छोटे छोटे हिमकण में बदल जाते हैं, छोटे छोटे हिमकण में बदल के हिमलव बनाते हैं, जो बड़े और भारी हो गए। जैसे ही ये हिमकण बड़े और भारी हो जाते हैं वो धरातल पर गिरने लगते हैं। क्यों गिरते हैं? जैसा कि हमने बताया, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वर्षण के इस रूप को, यानी प्रेसिपिटेशन के इस रूप को हम लोग हिमपात कहते हैं। सर्दियों में पश्चिमी हिमालय, मध्य एवं उच्च अक्षांश क्षेत्रों में अक्सर आपको हिमपात मिलेगा। अगर आप हिमालय क्षेत्र के शहरों में देखेंगे, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इत्यादि में, जहां अत्यधिक ठंडी पड़ती है, तो वहां आपको ये हिमपात नजर आएगा। उसी तरह से उच्च अक्षांश के देश, जैसे कि यूरोपियन कंट्री है, आप देखेंगे तो वहां आपको ये हिमपात नजर आएगा। तीसरा है सहिम वर्षा, जो हमने बताया था तीसरा, सहिम वर्षा। सहिम वर्षा जमी हुई वर्षा होती है, यानी वर्षा ही होती है, लेकिन वो धरातल पर आते आते वो क्या होता है, बर्फ का रूप धारण कर लेती है, अर्थात वो
हिम का रूप धारण कर लेते हैं, इसीलिए सहिम वर्षा उसको बोलते हैं। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब वायु का पानी जो है, जो वर्षा का पानी है वो जमी हुई, यानी जमकर ठोस हो जाती है धरातल पर गिरने से पहले, यानी संघनन जो हुआ वो इसका 0 डिग्री से ज्यादा पे हुआ, यानी वो जल का बूंद जो बना वो 0 डिग्री से ज्यादा पे बना, इसका मतलब लिक्विड वाटर है। लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी की तरफ आने लगा, ठीक है, पृथ्वी की तरफ आने लगा, तो वो रास्ते में क्या हुआ कि उसको अत्यधिक ठंडा, यानी -10 डिग्री या -10 डिग्री हो गया। अब जैसे ही उसका नीचे हो गया, तो नीचे होने के पश्चात फिर क्या होता है कि वो हिम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए इसको सहिम वर्षा कहते हैं। सामान्यतः यह पानी का बूंद जो है छोटे छोटे बर्फ के गोलों में परिवर्तित हो जाता है, मिश्रित रूप में गिरता है। इसको अगर हम देखें इस तरह से तो कैसे बनता है, बनने की प्रक्रिया देखें तो इसका व्यास जो है सहिम वर्षा में 0.5 मिलीमीटर से के आसपास या उससे बड़ा होता है। यह अपेक्षाकृत गर्म वातावरण में वर्षा बूंद का निर्माण होता है। जैसे कि हमने बताया कि इसका जो ड्यू पॉइंट होता है, किसका, सहिम वर्षा का जो ड्यू पॉइंट होता है वो आपको 0 डिग्री से ज्यादा पे होता है, अर्थात संघनन की प्रक्रिया में वो लिक्विड होता है। किंतु जैसे ही वो बूंद है वायुमंडल की ठंडी परत से गुजरती है, यानी वायुमंडल का ऐसा परत जहां टेम्परेचर 0 से नीचे हो, तो जैसे ही टेम्परेचर नीचे आता है तो ये क्या होता है, ये बर्फ में चेंज हो जाता है। तो यहां अगर हमको एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि यहां तापमान का व्युत्क्रम होना अनिवार्य है, यानी आवश्यक है, यानी इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर जरूरी है। इसमें इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर हम लोग टेम्परेचर वाले में पढ़ेंगे जब आप लोग हमारा क्लास लेंगे। तो देखिए इससे साधारणतः आपका किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में। यूपीएससी में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, सहिम वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहिम वर्षा में हिम की मात्रा होती है, नंबर 1। नंबर 2, सहिम वर्षा का औशांक बिंदु हिमांक बिंदु से नीचे होता है। नंबर 3, सहिम वर्षा के लिए टेम्परेचर इन्वर्सन यानी कि ताप व्युत्क्रम होना अनिवार्य है। ये 3 दे दिया। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको देखने में लगेगा कि हाँ भाई ये भीम है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ड्यू पॉइंट है वो 0 से नीचे रहा होगा, लेकिन ये गलत है, तो दूसरा पॉइंट आपका गलत हो गया। तो इस तरह आप आराम से उसको छांट सकते हैं और इस तरह से सिविल सर्विस में आसानी से आप इसका पीटी में हल कर सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है, तापमान का व्युत्क्रम होना अनिवार्य है। आगे हम लोग चलें, ये देखिए किस तरह से तापमान का होता है कि जैसे देखिए यहां से वाष्प वार्म एयर चला, ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहां क्या है, ये पूरा एरिया गर्म है, यहां इसका संघनन हो गया। संघनन होने के पश्चात क्या हुआ, ये जल की बूंद में चेंज हो गया। अब जैसे ही बारिश हुआ, ये रेन, यहां रेन हो रहा है, अब जैसे ही रेन हुआ तो यहां क्या हो गया, यहां का टेम्परेचर 0 से नीचे है, ये पूरा बर्फ वाला एरिया कोई मान लेते हैं। अब जैसे ही यहां पे आया तो जैसे ही इसका नीचे हो गया तो ये क्या हो गया, ये बर्फ के रूप में चेंज हो गया और बर्फ के रूप में यहां गिरने लगा। तो इस प्रकार की जो वर्षा है इसको स्लीट, इंग्लिश में स्लीट बोलते हैं, हिंदी में सहिम वर्षा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सहिम वर्षा, या अंग्रेजी में बोलते हैं स्लीट। ठीक है, तो ये स्लीट और सहिम वर्षा क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने। आगे हम लोग चलते हैं। ओलापात, जिसको हेल बोलते हैं, ओलापात किसको बोला जाता है, ये चौथा ये है आपका वर्षण का रूप। यह बर्फ का टुकड़ा या छोटा गोला होता है, यानी हेल स्टोन, जिसका व्यास 5 से 50 मिलीमीटर तक होता है। एक बर्फ का गोला होता है और ये अलग अलग या विभिन्न आकारों के पिंड पर धरातल में गिरता है। तो इसे ये ओलापात जो होता है पारदर्शी और पारभासी होता है, यानी ऐसी स्थिति बनती है जब
जल का टुकड़ा एक गोले के रूप में चेंज हो जाता है। पहले तो क्या था कि छोटा छोटा बूंद के रूप में गिर रहा था, वो क्या होता है कि कई गोला, जैसे मान लिया ये छोटा छोटा बूंद है, वो मिलकर एक गोला बन गया, और वो गोला इतना बड़ा हो जाता है कि जिसको वो नहीं रोक पाता है वायुमंडल में, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती पे गिरता है। तो जैसे ही धरती पे गिरता है इसको हम लोग ओलापात, ओलावृष्टि, या इसको अंग्रेजी में हेलस्टोन बोलते हैं। तो ये एक वो पारभासी और पारदर्शी श्रृंखला होती है। देखिए किस तरह से ये बनता है, इसकी बनने की प्रक्रिया क्या है कि जैसे देखिए यहां से वाष्प चला, जल वाष्प चला, और जल वाष्प चलने के पश्चात ये जो एक फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी अगर आप इस लेवल से ऊपर जाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर माइनस में है, माइनस डिग्री सी में है, और ये प्लस डिग्री सी में है टेम्परेचर। तो यहाँ जल वाष्प की बूंदी बनी, ये छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई दे रहा है, और ये बूंद जैसे ही यहाँ गया तो ये क्या हो गया कि बर्फ के कण में बन गया, और ये बर्फ का कण 1 2 3 इस तरह से बनता हुआ ये काफी ये बड़ा हो जाता है, यानी 1 2 3 मिल के, और फिर ये वर्षा के साथ जैसे ही नीचे आया तो ये ओलावृष्टि कहलाता है। तो ये ओलावृष्टि की बनने की प्रक्रिया है कि ओला इस तरह से बनता है। ये अक्सर ओलावृष्टि से हम जानते हैं कि खास करके नॉर्थ इंडिया में हम लोग देखते हैं कि किसानों को बहुत नुकसान होता है ओलावृष्टि से। खास करके अभी कुछ दिन इसी साल आपका पंजाब में आया है जिक्र कि ओलावृष्टि, तो ओलावृष्टि बनने की प्रक्रिया ये क्या है। अब ये देखिए ये ओला इस तरह से बनता है, आपको खेत वगैरह में मिलेगा। ये देखिए इस तरह से ओला बनता है, ये आप देखते हैं। तो ये पूरे जिस तरह से आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में खेत है, वो खेत में गिरता है तो भयंकर नुकसान किसानों को करता है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये मुख्यतः हमने जो बताया कि वर्षण के 4 प्रकार थे, वर्षा, हिमपात, स्लीट जिसको कहते थे सहिम वर्षा, और फिर ओला। ये 4 मुख्य प्रकार आपको हम लोगों ने चर्चा किया। अब जो ये तो वर्षण के प्रकार थे, अब वर्षण में जो पहला प्रकार वर्षा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और खास करके वाटर इन एटमॉस्फेयर में तो उसी की हम लोग जिक्र करते हैं। तो वर्षा के प्रकार यानी वर्षा कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो जिसमें हम देखें कि वर्षा के जो प्रकार होते हैं वो किस मुख्यतः हम देखेंगे कि कोई भी वायु राशि जो है वो 3 प्रकार से ऐसी स्थिति होती है जिससे वो ऊपर उठती है और वर्षण करती है। तो ये 3 कोई भी राशि किस प्रकार 3 होती है। तो एक तो ये है कि कोई भी वायु राशि अगर गर्म वायु राशि है ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर आगे ठंडी जलवायु है तो ये गर्म है तो गर्म हवा ऊपर चला जाएगा, तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा है कि आगे कोई अवरोध उसके पास उत्पन्न हो गया हो, तो ये सब सारी प्रक्रियाएं आगे हम लोग देखेंगे कि इसका किस प्रकार से। तो इसमें मुख्यतः जैसा कि हमने बताया कि किस तरह से होता है, तो एक संवहनीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा, ये मुख्यतः 3 मोटे तौर पे होता है। तो संवहनीय वर्षा जो होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पृथ्वी की सतह के गर्म होने के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें जो वायु होता है वो वर्टिकल ऊपर जाता है, और ये आर्द्र वायुमंडल में ऊंचाई पर जाता है, और फिर वहां तापमान उषांक से नीचे गिरता है और तब बादल बनते हैं, और इसमें बिजली गरज चमक के साथ वर्षा होता है। तो इसको हम इस तरह से देख लें, आगे भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे होता है। देखें तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है ये संवहनीय वर्षा होती है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और विशेष करके विषुवतीय क्षेत्र में होती है। और इसमें हम देखेंगे कि जो विषुवतीय क्षेत्र होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, खास करके अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब का जो पूरा एरिया है, इसमें देखेंगे कि यहाँ ये सालों भर वर्षा करता है और एक ही टाइम पे, यानी तकरीबन प्रतिदिन दिन में दोपहर यहाँ बारिश होगी। यानी सुबह मौसम साफ होगा, 1 बजते तक बादल लग जाएगा और दोपहर तक एकदम बारिश होना ही होना है, और सालों भर बारिश होती है और एक ही तरह सा होता है। तो ये आपको ऐसा कहाँ मिलेगा? विषुवतीय क्षेत्र में। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये यूपीएससी में पिछले बार भी पूछ चुका है, अगर बैक ईयर का आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है कि विषुवतीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है, कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, तो ये विषुवतीय क्षेत्र है।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि इससे आपको क्वेश्चन यूपीएससी में आना ही आना होता है। उसी तरह से इसकी प्रक्रिया को समझें हम लोग। ये देखिए, ये क्या होता है कि यहां से बारिश की बूंदें डायरेक्ट ऊपर जाती है, ऊपर जाके बादल और फिर वर्षा। ये समझिए, ये संवहनीय वर्षा कहलाती है। यानी संवहनीय वर्षा में इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शनल रेन। विंड आया, ऊपर गया, तो ये आपका संवहनीय वर्षा। दूसरा है, एक तो संवहनीय वर्षा जो हमने बताया विषुवतीय क्षेत्र में, दूसरा है पर्वतीय कृत वर्षा या ओरोग्राफिक रेन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन या पर्वतीय कृत वर्षा अगर हम इसको हिंदी में कहें। तो ये जब आर्द्र और गर्म पवन, जैसे कि हमने बताया कि जो गर्म पवन है वाष्प बन के ऊपर जा रहा है और सामने उसका कोई अवरोध उत्पन्न हो गया, अवरोध अर्थात पर्वत श्रेणी अवरोध उत्पन्न करती है। तो जब ये अवरोध उत्पन्न करती है तो क्या होता है, अब उसको बाध्य होकर ऊपर चढ़ना पड़ेगा पर्वत के ऊपर, और जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ठंडी लगने लगेगी और तापमान औशांक बिंदु के नीचे गिर जाता है। और जैसे ही औशांक बिंदु के नीचे गिरता है तब ये बादल पर्वत श्रृंखला पर पवनाभिमुख ढाल पे भयंकर वर्षा यानी व्यापक वर्षा करते हैं। इसको पवनाभिमुख को इंग्लिश में कहते हैं विंडवार्ड। विंडवार्ड यानी कि जिधर से हवा आ रहा है, ठीक है। तो ये विंडवार्ड में आपको पवनाभिमुख ढाल में, उसी तरह से इसके पीछे, तो इस प्रकार की वर्षा को आपको पर्वतीकृत वर्षा कहा जाता है। लेकिन जैसे ही पर्वत के पीछे वाली भाग में होती है जिसको पवन अभिमुख ढाल कहा जाता है, ये तो पवन विमुख हो गया, उसको लीवार्ड कहा जाता है। तो लीवार्ड में क्या होगा कि पूरा वो वर्षा तो इधर कर देता है तो उधर शुष्क एरिया पड़ता है, यानी सूखा होता है। इस प्रकार की वर्षा अगर हम देखें तो जैसे कि हमने बताया पवन विमुख, ये था पवन अभिमुख और ये पवन विमुख, तो उधर से उतरती है तो यहां बहुत कम वर्षा होती है और इस प्रकार का एरिया शुष्क क्षेत्र बन जाता है। अब देखिए कि पवन विमुख ढाल के जो क्षेत्र है उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात वैसी क्षेत्र जहां बारिश नहीं होती है उसको कहते हैं। तो अगर हम भारत में देखें तो भारत में मेघालय में हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और मेघालय के दक्षिणी सीमांत में स्थित चेरापूंजी, जिसको हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, उसके आसपास एक प्रमुख उदाहरण यहाँ पर्वतीयकृत वर्षा है। अर्थात बंगाल की खाड़ी से जैसे ही वाष्पीकृत हवा आती है तो मेघालय के पास आके वो रुक जाती है और वो भयंकर बारिश करती है। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसको हम लोग पर्वतीयकृत या पर्वतीय या ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। इसको इस तरह से समझा कीजिए आप लोग, आपको हम दिखा देते हैं ये फिगर्स, उससे फिगर से और क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए विंडवार्ड जो हमने कहा, लीवार्ड जो कहा, वो देखिए कि ये समझिए ये बंगाल की खाड़ी से आया मेघालय में, और ये चूंकि सामने पर्वत है तो ये ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाएगा, और जैसे ही ऊपर आया तो आप देख रहे हैं कि ये ठंड है यहाँ काफ़ी, तो ये बादल का निर्माण किया और यहाँ भयंकर वर्षा कर दिया। अब ये वर्षा यहाँ कर दिया और यहाँ पूरा शुष्क हवा आ गया, ये लीवार्ड हो गया, ये लीवार्ड, और इधर पूरा एरिया आपको शुष्क हो जाता है, रेगिस्तान हो जाता है, और इस एरिया में काफ़ी हरा भरा आपको मिलेगा। ये अगर माउंटेन आ गया तो इस एरिया को विंड वार्ड कहते हैं, यानी पवन अभिमुख हिंदी में, इसी को हमने लिखा था पवन अभिमुख। और ये है पवन विमुख, वो अभिमुख है, ये विमुख है, ठीक है। अब इस तरह से देखें, अगर आप गूगल अर्थ पे आप चेक करेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि जो हमारा हिमालय है ये सबसे बड़ा अवरोधक है। हिमालय के पीछे आप चले जाते हैं तो जो आपको ये तिब्बत है और जो लद्दाख वगैरह का क्षेत्र है, जो बैक में आप देखेंगे तो पूरा शुष्क प्रदेश है,
पूरा जिसको हम लोग कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। तो उसका मेन रीजन यही है कि ये हिमालय है, हिमालय सारी वर्षा को इधर रोक देता है। और इधर देखें जो मतलब आपका नॉर्दर्न इंडिया का मैदान है, काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी वर्षा होती है। तो ये वर्षा होने का मेन कारण हिमालय है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का आप अगर मैप देखेंगे गूगल पे, अगर गूगल अर्थ पे आप देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से बैक में आप देखेंगे तो भयंकर वर्षा है, और इधर देखेंगे तो पूरा इधर आपका ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान बन जाता है। उसी तरह से आप अगर वहां देखेंगे, रॉकी पर्वत है अमेरिका में, वहां भी देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा साफ। तो इस तरह से जो इस एरिया में, तो ये पर्वतीयकृत वर्षा के प्रमुख उदाहरण है आपके पास। तीसरा जो हमने बताया चक्रवातीय वर्षा या अभिसरण वर्षा। तो ये क्या होता है कि अभिसरण वर्षा की उत्पत्ति तब होता है जब वायु धाराएं अविभाजित होकर उठती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के विपरीत। जैसे कि हम लोग उष्णकटिबंधीय में देखे थे कि सीधा अपना यहाँ से कंडेंसेशन होता, ऊपर जा रहा था और रेन हो रहा था। कुछ जगह ऐसा था कि जैसे हमने देखा इंडिया वगैरह में पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ये वर्षा करवा लेता है। लेकिन जहाँ पर्वत भी ना हो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी ना हो, तो फिर वहाँ बारिश कैसे होगी? वहाँ भी होती है बारिश। तो वहाँ जो सिस्टम होता है वो आपको वायु धाराएं होती। अब ये वायु धाराएं, फ्रंटियल सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं वाताग्र, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब आप लुकमान IAS में एडमिशन लेंगे और हमारी क्लास में आएंगे तो आपको विस्तृत रूप में बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको मुख्यतः ये समझिए, जो वायु धाराएं हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जब रहती है तब तो वो आसानी से हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर उठता है और जैसे ही वो उच्च अक्षांश क्षेत्र में आता है, हम बताएंगे जब आपको डिफरेंट एरिया का मौसम बताएंगे, तो जब उच्च अक्षांश क्षेत्र में वो आता है तो क्या होता है, वहां ठंडी जो है आपको वायुधारा से उसका संपर्क हो जाता है। और ठंडी वायुधारा क्या होता है, ये जो गर्म वायुधारा है उसको ऊपर कर देते हैं, और ऊपर करने के पश्चात क्या हो जाता है, वो बादल का रूप ले लेता है, और फिर इस प्रकार वहां चक्रवातीय वर्षा बनती है। तो इसको हम लोग फ्रंटियल रेन भी कहते हैं, वाताग्र वर्षा भी कहते हैं। और ये फ्रंटियल सिस्टम होता है, इसके बारे में हम लोग और आपको विस्तृत रूप में बताएंगे जब आप हमारे रेगुलर क्लास में आप आएंगे तो ये सब बताएंगे, क्योंकि ये सब जो है बियॉन्ड द आपका NCERT है। NCERT के आगे भी आपको बताएंगे, ये अभी आपका बेसिक हम लोग NCERT क्लियर कर रहे हैं। आगे देखिए तो इसमें वायु राशियां, ये वायु राशियां क्या होती हैं ये भी आपको हम बताएंगे। कितने प्रकार की वायु राशियां होती है ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो जो आर्द्र वायु राशि होती है वो ठंडी वायु राशि के ऊपर, जैसे कि हमने बताया कि आर्द्र वायु राशि है, ठंडी वायु राशि के ऊपर चली गई और ऐसी स्थिति में संघनित होकर वर्षा करती है। और इस प्रकार की वर्षा जो होती है इसको हम लोग कहते हैं चक्रवाती वर्षा अथवा फ्रंटियल रेन। खास करके जो आप देखेंगे यूरोप में और खास करके जो उच्च अक्षांश के क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो इसी प्रकार की वर्षा होती है। हम लोगों के यहाँ भी होती है, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हम लोग करते हैं, जब जाड़े में वर्षा होती है, आप लोग देखते हैं कि जनवरी में फरवरी में जब वर्षा होती है तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी ये चक्रवातीय या फ्रंटियल सिस्टम का एक अंग है। ये वर्षा की खासियत होती है कि इसमें गरज चमक के साथ बारिश होती है, और इस वर्षा को जैसे हमने बताया वाताग्रीय वर्षा यानी फ्रंटियल रेन भी कहा जाता है। ये वाताग्र के द्वारा होता है। अगर हम इसको देखें तो जैसा हम लोग यहाँ संवहनीय वर्षा देख रहे थे, तो संवहनीय वर्षा में क्या था कि संवहनीय वर्षा में आपको डेली बारिश हो रही है इक्वेटर में और डेली दोपहर में हो रही है। लेकिन जो वाताग्र वर्षा होता है, जब इस एरिया में वाताग्र बन जाता है और वो बारिश जब तक कि वो पूरी बारिश को नहीं वो समाप्त होता है तो ये कई दिनों तक बारिश होती रहती है। ये एक्सपीरियंस आप लोग जो नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं मैदान क्षेत्र में तो देखते हैं, जब जनवरी वगैरह में वर्षा होती है तो कई कई दिन तक बारिश होती रहती है, छिटपुट बारिश होती रहती है, जबकि विषुवतीय रेखा में तीव्र वर्षा होती है। लेकिन इधर आपको हल्की वर्षा होगी, गरज चमक के साथ वर्षा होगी। तो इस प्रकार का वर्षा को आप ये इस तरह से देख लें। तो अब ये वर्षा का वितरण आ गया। चलिए, तो
तो इसको हम इस तरह से देखें, जो अभी फ्रंटियल रेंज की बात आपको बोले थे कि ये देखिए कि यहाँ से आया तो एक ये और ये यहाँ से, तो ये कोल्ड फ्रंट है, यानी शीत वाताग्र इसको हिंदी में बोलते हैं, शीत वाताग्र। और इधर से एक आया आपको ये उष्ण वाताग्र। तो जैसे ही ये आया इसके ऊपर ये चढ़ गया। अब यहाँ ये ठंडी है, तो फिर यहाँ जैसे ही ये ठंडे के संपर्क में आया तो यहाँ बादल बन गया। अब बादल बनने के बाद ये आपका वर्षा करेगा, धीरे 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 ये वर्षा किया। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है इसको हम लोग फ्रंटियल रेन या चक्रवाती वर्षा कहते हैं, चक्रवाती वर्षा। तो मोटे तौर पे ये चक्रवाती वर्षा या फ्रंटियल रेन जो होता है ये आपको उच्च अक्षांश क्षेत्रों में आपको मिलेगा, उच्च अक्षांश क्षेत्रों, उच्च अक्षांश क्षेत्रों में मिलेगा आपको। तो उच्च अक्षांश क्षेत्रों में मिलेगा। अब हम देखें कि ये वर्षण जो प्रिसिपिटेशन आपको हमने बताया इसका वैश्विक स्तर पे, जैसा कि अभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वैश्विक स्तर पे इसका वितरण कैसे किया गया है और कैसा ये है। तो हम जानते हैं कि वर्षण का जो वितरण है वो सभी जगह समान नहीं है। कुछ एरिया में, जैसे हम लोगों ने कल भी जिक्र किया था अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कि 0% भी हो सकता है ह्यूमिडिटी और 4% भी हो सकता है। तो ये विश्व में जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ कम वर्षा होता है और जहाँ आर्द्र क्षेत्र है। तो अगर हम देखें संसार में औसत वार्षिक वर्षा, अगर पूरा ग्लोबल लेवल पे देखें तो संसार की औसत वार्षिक वर्षा 97.5 सेंटीमीटर होती है। किंतु जैसा कि हमने कल आज ही बताया है आपको कि जो स्थलीय भाग है वहाँ कम वर्षा होती है और सागर में ज़्यादा वर्षा होती है। स्थलीय भाग की अपेक्षा महासागरों की तुलना में कम वर्षा होती है, यानी स्थलीय भाग में महासागरों की तुलना में कम वर्षा होती है, यानी स्थलीय भाग जो है आपको वहाँ कम और महासागर में ज़्यादा बारिश होती है। तो स्थलीय भागों में वार्षिक वर्षा काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ये तो है कि अगर आप स्थलीय भाग में भी देखेंगे जो लैंड मास है उसमें भी आपको डिफरेंट फर्क आपको पता चलेगा। तो पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग स्थानों में विभिन्न ऋतुओं में वर्षा, इसके साथ ही सिर्फ टोपोग्राफी ही नहीं काम करता है, अर्थात उसका जो संरचना बना हुआ है पृथ्वी का स्थलभाग का वो भी नहीं काम करता है, बल्कि मौसम भी काम करता है। जैसे कि बारिश के मौसम में आप देखेंगे तो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बारिश होती है। आप देखेंगे अगर वार्षिक वर्षा का रिकॉर्ड तो मुंबई की बारिश जो है वो इक्वेटर से भी ज़्यादा होती है। अगर हम लोग देखें तो मुंबई में जो बारिश होती है वो इक्वेटर के किसी भी क्षेत्र के बारिश से अधिक वर्षा है। लेकिन इक्वेटर पे क्या है, जैसे हमने बताया कि सालों भर बारिश होगी, सालों भर दोपहर में बारिश होगी, लेकिन मुंबई में क्या होता है कि सालों भर बारिश नहीं होती है, कुछ मौसम शुष्क आ जाता है और शुष्क आने के पश्चात ही उसको हम लोग, ये एरिया जो हम लोग का मानसूनी एरिया होता है। मानसून के बारे में भी हम लोग और डिस्कशन करेंगे जब हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय क्लाइमेट क्या है, और फिर भारत का भी जो भूगोल है उस पर भी हम लोग इसका चर्चा करेंगे। तो ये विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न तरह से, यानी इसका मौसम पे भी डिफरेंट अलग अलग होता है, टोपोग्राफी का भी फर्क होता है, फिर स्थल और जलखंड पे भी फर्क इसका पड़ता है। तो देखें हम लोग कैसा वितरण है, ये भी देख लीजिए एक नजर। ये देखिए ये जो हमारा है, अब देखिए ये वर्षा का वितरण है। तो अब देखिए ये इक्वेटर क्षेत्र है, ये पूरा इक्वेटर है एरिया या ट्रॉपिकल रीजन आप देख लें। ये जो डीप ब्लू आपको दिखाई दे रहा है यहां सालों भर वर्षा होती है, सालों भर वर्षा होती है। उसी तरह ये देखिए, ये आप देख लीजिए ये पूरा एरिया, ये क्या है, ये पूरा रेगिस्तान है, डिजर्ट, मरुस्थल एरिया है। तो अब ये मरुस्थल एरिया क्या है, पूरी तरह से शुष्क है, समझिए 0 से 20 भी नहीं है। यहाँ जो आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है, ये डेटा में देखिए ये जो सबसे ज़्यादा डीप है वहाँ 200 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है, मिलीमीटर की हो रही है पर मंथ का ये आंकड़ा है। उसी तरह देखें ये
बेसिकली आंकड़ा जनवरी का है, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें उसी तरह देखिए ये सागर में कितना बारिश हो रही है, उसके अनुसार अगर देखें तो स्थल पे सिर्फ यही एरिया ऐसा है जहां जम के बारिश हो रही है, ये एरिया। और ये सब छोटा छोटा जो द्वीप समूह है, यहाँ आप देखेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जो द्वीप समूह है एशिया का यहाँ। तो इस तरह से ये हमारा वैश्विक यानी विश्व स्तर पे वर्षण का है। अब देखिए कि यहाँ, अब फिर यहाँ देखिए पूरा शुष्क एरिया है, यहाँ फिर बारिश हो रही है, फिर यहाँ। तो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जो डिफरेंट डिफरेंट इसका अक्षांश में आपको अंतर है, ये सब मिला के इसको प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा वर्षा पे था। और तो अब ये हो गया, तो ये हमारा लेक्चर हो गया। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने अभी आपको कहा कि इसकी और अगर डिटेल जानना हो तो आप लोग लुकमान IAS का जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें आप एडमिशन कराएं। और मुख्यतः ये जो हमने बताया, जैसे कि अभी फ्रंटियल सिस्टम क्या होता है, ये सब है, इस पे हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। चूंकि ये 1-8 घंटे का तो है नहीं कि आपको हम 1-8 घंटे में पूरी विस्तृत रूप में बताएं, लेकिन इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके भी अगर कोई प्रश्न हो तो यूट्यूब में नीचे कमेंट में लिखें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लुकमान IAS ज्वाइन करें। धन्यवाद।